नमस्कार। संभव ज्योतिष के आज के सेशन में, आज की सीरीज में हमारे साथ हैं आदरणीय श्री मनोज पाठक जी। आज का विषय रहेगा दशा और उसकी गणना को लेकर। दशा का अर्थ है समय की अवधि जिससे एक निश्चित ग्रह द्वारा शासित किया जाता है। यह विधि चंद्रमा नक्षत्र पर आधारित है, जिसकी वजह से इसकी भविष्यवाणी को सटीक माना जाता है। ग्रहों की अवधि अर्थ, राशि, भाव, योग, राजयोग, दृष्टि के प्रयोग की सहायता से ग्रहों की स्थिति के अनुरूप उत्तम और कठोर परिणाम उत्पन्न होते हैं और जातक को प्राप्त होते हैं। ज्योतिषीय गणनाओं में दशा पद्धति की स्पष्टता और सटीकता जैसे मील का पत्थर साबित होती है। दशा प्रणालियां कई प्रकार की होती हैं, जिसमें महर्षि पराशर ने 42 और महर्षि जैमिनी ने भी कुछ दशाओं का वर्णन किया है और उनके बारे में बताया भी है। जैमिनी में चर दशा, नवांश, स्थिर, ब्रह्म दशा, कारक, केंद्र दशा, केतु दशा, मंडूक दशा, त्रिकोण दशा, नक्षत्र और वर्णद, इनका वर्णन मिलता है। हालांकि इनमें सबसे प्रसिद्ध और उपयोग में आने वाली पराशरी ज्योतिष के द्वारा विसोंतरी और अष्टोत्री दशा ही प्रचलन में ज्यादा है। दशा किसी जातक के जीवन के दौरान ग्रहों के परिणाम को तय करने की पद्धति भी प्रस्तुत करती है, जो दर्शाती है ग्रह कैसे अपने परिणाम को वितरण करते हैं और उनको किस प्रकार से आगे लेके जाते हैं। प्रत्येक दशा को 9 ग्रहों में एक का उपयोग करके व्यवस्थित कर सकते हैं तथा जन्म कुंडली में प्रत्येक ग्रह की स्थिति और भूमिका का प्रयोग करके उसकी लंबाई और अनुकूलता को हित और आगे आने वाले समय के लिए निर्णय लिए जाते हैं। वैदिक ज्योतिष में दशा कुंडली में महत्वपूर्ण कारक उसकी गणनाएं भी होता है। 9 ग्रहों में प्रत्येक दशा जातक के स्वभाव, व्यक्तित्व और जीवन के हर पहलू पर प्रभाव डालती है। आज उन सब दशाओं के बारे में, उनके द्वारा पड़ने वाले किसी भी प्रभाव को अधिक और कैसे समझ सकते हैं, उसकी जानकारी देने के लिए हमारे साथ श्री मनोज पाठक जी हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरे साथ धर्मनारायण शर्मा जी हैं और तरुण रोड़े जी हैं। सर, आपसे निवेदन रहेगा, कोई भी शुरू करने से पहले, सेशन शुरू करने से पहले थोड़ा सा हम लोग परिचय करते हैं, तो मेरा आपसे निवेदन है थोड़ा सा परिचय दीजिए और आपका जो प्रोफेशनल लाइफ और ज्योतिषीय यात्रा है, किस प्रकार आप इसमें आए और आप किस प्रकार आगे का सोच विचार इसमें रखते हैं, प्लीज उस पर भी थोड़ा प्रकाश डालिए सर। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम् देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुम्। कृष्ण जी को कहा गया जगत गुरु और हमारे गुरु श्री के एन राव जी। प्रोफेशनल लाइफ, सरकारी नौकरी की अवकाश प्राप्त हो गए। ज्योतिष की 1993 या 1992 में भारतीय विद्या भवन ज्वाइन किया। उसके बाद राव सर के साथ रिसर्च किया। उसके बाद 96 में राव साहब ने बोल दिया पढ़ाने के लिए, तो पढ़ाना शुरू कर दिया। बस इतनी सी यात्रा है, कोई बहुत विशेष यात्रा नहीं है। इस दौरान प्रयास किया कि जो समझा, जब एक शिक्षक के रूप में मौका मिला तो उसे समझाने का प्रयास किया। बाकी जो आपने अभी प्रस्तावना रखी सामने, उसने आपने दशाओं के गणित पे अधिक जोर दिया। दशाएं जेमिनी की भी करीब करीब 46 दशाएं, पराशर की भी
करीब करीब इतनी ही दशाएं हैं, जिसमें से कुछ नक्षत्र दशाएं हैं और कुछ राशि या भाव दशाएं भी हैं पराशर की, क्योंकि अधिकतर भाव की दशाओं को जेमिनी से जोड़ा जाता है, लेकिन भाव की दशाएं पराशर में भी हैं। एक बहुत पुरानी गजल एक फिल्म में थी, रेखाओं का खेल है मुकद्दर, रेखाओं से मार खा रहे हो तुम इतना क्यों मुस्कुरा रहे हो। तो अब तो खैर दशा क्लास में पढ़ाए हुए बहुत समय हो गया, लेकिन जब मैं दशा क्लास में पढ़ाता था तो मेरा करीब करीब ओपनिंग सेंटेंस यही हुआ करता था कि दशाओं का खेल है मुकद्दर, दशाओं से मार खा रहे हो तुम इतना क्यों मुस्कुरा रहे हो। फलित ज्योतिष को समझने के लिए यदि किसी व्यक्ति ने दशा को नहीं समझा तो वो फलित ज्योतिष समझ ही नहीं सकता, ऐसा मेरा मानना है। और ये मैं कह सकता हूं कि जब मैंने पराशर की कम से कम शायद 13-14 दशाओं पे काम करने के बाद ये मैं कह सकता हूँ, जिसमें से विंशोत्तरी तो पराशर जी ने खुद ही कहा है कि ये एक सामान्य रूप से प्रयोग की जाने वाली दशा है जिसे आप हर कुंडली पे प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन यदि ये अपने आप में पूर्ण होती तो बाकी 43 दशाएं या 44 दशाएं देने का कोई कारण नहीं। आपने इंट्रोडक्शन में ही कह दिया कि अष्टोत्तरी और विंशोत्तरी 108 साल 120 साल। अब अलग अलग, हिंदुस्तान बहुत बड़ा देश है, इसके अलग अलग भागों में दशाओं का अलग अलग रूप से प्रयोग किया जाता है। पहाड़ में योगिनी दशा का प्रयोग सबसे अधिक होता है। अष्टोत्तरी पूर्वी भारत में ज्यादा प्रयोग में लाई जाती है। विंशोत्तरी तो एक ऐसी दशा है जो ज्योतिष पढ़ने वाला कोई भी व्यक्ति हो, जिसने ज्योतिष पढ़ना शुरू किया हो या संबंध रखता हो ज्योतिष से, विंशोत्तरी दशा ना जानता हो ये तो संभव ही नहीं। अब मेरा ये मानना है कि कुंडली में दो रूप से हम उसको देखने का प्रयास करते हैं। एक तो है कि जो जन्म कुंडली बनी आपके जन्म के समय, वो जन्म कुंडली आपकी बन गई और वो जन्म कुंडली आपके पूरे जीवन के लिए एक स्थिर हो गई। अब इसमें अगर कुछ चलता है तो या गोचर चलता है या दशा चलता है। अंग्रेजी में कहें तो ये हॉरोस्कोप जो है ये स्टैटिक हो गया, और डायनामिक चीज क्या है? ट्रांजिट है, समय के साथ साथ ग्रहों का गोचर चलेगा, या दशा है जो समय के साथ साथ बदलेगी। चंद्रमा के नक्षत्र से आपने दशा बना ली, उस नक्षत्र का जो स्वामी है वो आपकी जन्म दशा हो जाएगी। 13 डिग्री 20 मिनट के अनुपात में गणित करके आप उसका भोग्य और भुक्त निकाल लेंगे। तो एक गणित की प्रक्रिया है, सरल सी, कोई भी व्यक्ति कर सकता है, जो सामान्य गणित जानता है वो भी कर सकता है। कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस इसमें है नहीं। लेकिन कुंडली जो आपकी बन गई, जिसे हम एक दूसरे रूप में प्रारब्ध भी कहते हैं, कि जन्म कुंडली क्या है? जन्म कुंडली हमारा प्रारब्ध, लेकिन उस प्रारब्ध के खुलने की, उससे सुख दुख के अनुभव की, जीवन में कब किस समय क्या घटने वाला है, क्या घटेगा, क्या कब घटेगा, वो जानने की चाबी अगर किसी के पास है तो वो केवल दशा के पास है। और मेरा तो ये भी मानना है कि गोचर को भी बहुत अधिक अहमियत देने की आवश्यकता इसलिए नहीं पड़ती, क्योंकि दशा जब अनुमति देती है तो गोचर अपने आप उपस्थित हो जाता है। गोचर को अलग से देखने की आवश्यकता पड़ती नहीं है।
दशा को यदि आपने समझ लिया, दशा ने कोई घटना कोई आपको पूर्व सूचना दे दी, उस अवधि के दौरान आप गोचर का प्रयोग कीजिए तो आप घटना के घटने के समय की जानकारी आप अच्छे से पा सकते हैं। ये मेरा मानना है। बाकी आप जो जानना चाहें बता दीजिए। सर हमारे साथ धर्मनारायण शर्मा जी हैं, उनके कुछ विचार हैं तो वो आपके साथ साझा करना चाहते जरूर बताइए। सर मैं बहुत ज्यादा इसमें सबसे पहले तो सर थैंक यू वेरी मच, आप हमारे साथ जुड़े और आपने अपना समय दिया और आप इतना डीप उसकी नॉलेज आप रखते हैं, उसे आप इलेबोरेटली हमें बता रहे हैं। इसके लिए सर मैं चाहूंगा कि जो ज्योतिष के विद्यार्थी हैं उनके लिए बेसिक इम्प्लीकेशन, जब दशा को कैसे उससे फल प्राप्त किया जाए या कैसे कब वो फल देगी, उसके थोड़े से पॉइंट्स हमें थोड़ा सा बता दें सर, दशा को कैसे यूज करें। दशा को यूज करने से पहले आपको कुंडली को समझना पड़ता है। हमारी जो जन्म कुंडली है उसमें 12 भाव, ठीक है, हर भाव के अपने कारकत्व हैं, ये सब जानते हैं। अब दशा चल रही होती है एक भाव की, लेकिन परिणाम आ रहे होते हैं किसी और भाव के। हम यही सोचते रहते हैं कि यार दशा तो चल रही है पंचम भाव की और आदमी की नौकरी क्यों छूट रही है। त्रिकोण की दशा है और त्रिकोण की दशा शुभ मानी गई, हर पुस्तक यही कहती है। व्यवसाय में व्यवधान क्यों आ रहे हैं, माता के साथ कष्ट क्यों हो रहा है, उनका स्वास्थ्य क्यों बिगड़ रहा है। अब ये सब कारकत्व पंचम भाव से संबंधित कारकत्व नहीं है, और ये आप तभी जान सकते हैं जब आपने कुंडली को समग्र रूप से समझने का प्रयास किया। तो कुंडली का हर भाव अपने आप में एक स्वतंत्र भाव है, लेकिन वो दूसरे भावों पर निर्भर भी रहता है। अब जो मैंने आपसे उदाहरण दिया, लग्न से पंचम है तो लग्न के लिए त्रिकोण का भाव, लग्न के लिए शुभ भाव हुआ, लेकिन चतुर्थ से द्वितीय है तो माता के लिए मारक भाव हो गया। दशम से अष्टम है तो व्यवसाय में कष्ट का भाव हो गया। सरल सी बात है, कोई इसमें जटिलता नहीं है, लेकिन ये तब तक आप नहीं पकड़ पाते जब तक आप कुंडली को पहले समग्र रूप में समझने का प्रयास करें। दशा को आप लगाएंगे तभी लगाएंगे जब पहले आप कुंडली समझ लें। अब मान लीजिए मैं आपसे कहता हूं कि पंचमेश की दशा चल रही, आप क्या सामान्य रूप से क्या सोचेंगे? शिक्षा, संतान होगी, संतान, बच्चे, संतान, पढ़ाई। शिक्षा का समय चल रहा है जी लग्न के लिए तो चल रहा है, जी, पर अलग अलग परिस्थितियों में वो पंचम भाव का अर्थ भी बदल जाएगा। जब मान लीजिए आप 20, 22, 25 साल तक हैं तो आप वहां से शिक्षा देखने का प्रयास करें। जब आप 30, 35, 40 के बीच में चल रहे हैं तो आप वहां से संतान देखने का प्रयास करें। जब आप 60 के ऊपर चले गए तो आप ना तो वहां से शिक्षा देख रहे हैं ना आप वहां से संतान देख रहे हैं। यही तो देश काल पात्र है। करेक्ट। हम लोग गलती यही कर जाते हैं। एकादश भाव क्या देखेंगे हम एकादश से? लाभ भाव बेसिकली, आय को देख लेंगे, ये सब चीजें देख लेंगे, ठीक है ना। अब एकादश की दशा आ रही है और आपकी संतान का विवाह हो रहा है।
तो आप एकादश भाव को संतान के विवाह से कहां जोड़ रहे हैं? पंचम से सप्तम है ना जी। अब वही अगर बिगड़ा हुआ है तो संतान के साथ वो कष्ट का भी भाव बन जाएगा। यही चीज तो समझनी है, यही तो बारीकी है। यानी जब तक आप पहले कुंडली को समझें, संबंध समन्वय को समझें, तब आप उसके बाद जाकर कहीं आप दशा के पहले कदम पे पहुंचेंगे। अब दशा को आपने कहा कि कैसे अप्लाई किया जाए, बहुत तरीके हैं, किताबें बहुत हैं दुनिया में, आजकल तो इंटरनेट पे ज्योतिष बिखरा हुआ है ना। पहले जमाने में कहा करते थे कि ज्योतिषी ढूंढने से नहीं मिलते, आजकल तो ईंट उठाओ ज्योतिषी मिलता है। सही कह रहे हैं सर। और कमेंट्रीज इतनी बाजार में उपलब्ध हैं। जो व्यक्ति, आपने बृहद पराशर आप सबके पास होगी, आपने कभी गौर किया पराशर का कोई भी पराशर आप ले लीजिए, चाहे वो सीताराम झा की हो, गणेश दत्त पाठक की हो, मिश्रा जी की हो, किसी की भी हो, फलित के अध्याय आधी किताब से कम है, आधी से ज्यादा किताब केवल दशा को डिवोटेड है। कभी नोटिस किया इस बात को? बहुत काफी मेजर पोर्शन में दशा को एक्सप्लेन किया उन्होंने। ध्यान से देखिए, अगर इतना उन्होंने दशा के ऊपर, ठीक है उसमें केवल मात्र विंशोत्तरी नहीं है, बाकी दशाओं का भी उन्होंने गणना का तरीका बताया, उसका फलित का तरीका उन्होंने नहीं बताया। लेकिन एक मेजर जो, जिसे हम अपना मेटीरिया मेडिका मानते हैं, अगर उसका अधिकांश हिस्सा केवल दशा के लिए उन्होंने समर्पित किया, तो कोई तो कारण होगा उसके पीछे। भाई वो चाहते तो फलित के कुछ और सूत्र उसमें प्रतिपादित कर देते, लेकिन उन्होंने वो करने के बजाय आपके सामने दशा को रखा, दशा की परिपाटी को रखा, ताकि आप उस चीज को एक बार गौर करें और समझें। अब सामान्य रूप में दशा को देखने का तरीका क्या है? जिस भाव की दशा चल रही है वो भाव को हम जागृत भाव मान लेते, उससे संबंधित घटनाओं की हम जीवन में उम्मीद रखते हैं। अब वो आवश्यक नहीं है कि सूर्य और चंद्र को छोड़ के बाकी हर ग्रह दो भाव का स्वामी हो जाता है। तो दोनों भावों के स्वामी तो दोनों भाव जागृत हुए ना। अब ये एक ज्योतिषी का अपना समझ है कि वो दोनों भावों में किस भाव को अहमियत उस समय दी जा रही है, या मान लीजिए किस भाव के फल उसे अधिक मात्रा में मिल रहे हैं, किस भाव के फल उसे कम मात्रा में मिल रहे हैं, या दोनों भावों के फल समान रूप से मिल रहे हैं, या केवल एक ही भाव के फल मिल रहे हैं। ऐसा होता नहीं है, मिलते तो दोनों भावों के फल, लेकिन उसको एक समझने का तरीका हर ज्योतिषी एक अपना अपना अपने तरीके से उसको निकालता है, या कहते हैं अंग्रेजी में कहें तो इवॉल्व करता है। अब उसके बाद दूसरी स्टेज आती है कि वो दशा का स्वामी उस कुंडली में किस हालत में है, यानी कहाँ स्थित है और किन ग्रहों के साथ उसका संबंध बना। उदाहरण ले लेते हैं, पंचमेश नवम में स्थित है और पंचमेश जो है छठे में स्थित है या आठवें में स्थित है। दोनों स्थितियों में अंतर हो गया है, तो पंचमेश रहेगा तो त्रिकोण का स्वामी,
लेकिन अब त्रिकोण का स्वामी त्रिकोण में गया, त्रिकोण का स्वामी छठे में गया, या त्रिकोण का स्वामी आठवें में गया, तो दोनों स्थितियों में एक बहुत अंतर आ गया। अब यहां भी एक विडंबना है। बृहस्पति और बुध यदि पंचमेश हो तो वो अष्टमेश भी स्वयं हो जाएंगे। अब वो पंचमेश गया तो अष्टम में है, लेकिन कहां गया? अपनी राशि में गया ना। अब अपनी राशि में गया, नीच की राशि में गया, शत्रु की राशि में गया, कितनी स्थितियां बन जाती हैं। इन स्थितियों को ही यदि आप ज्योतिष के साधारण नियम जो हैं, जो बिल्कुल साधारण नहीं, उसके लिए कोई बहुत ज्यादा रॉकेट साइंस उसमें लगाने की जरूरत नहीं है। सिंपल सिंपल तरीके से जो अलंकार के पहले 6 महीनों में ग्रहों के परस्पर संबंध, राशियों की स्थितियां, ये सब बताई जाती हैं, केवल वहीं तक यदि अपने आप को सीमित रख लेंगे तो बहुत अच्छा फल आपको मिल जाता है। हाँ, अगर उसको जटिल करना है तो वो आपकी इच्छा है। इससे दृष्ट है, इसके नक्षत्र में चला गया, यहाँ चला गया, वहां चला गया, ऐसा हो गया, ये तात्कालिक मित्रता शत्रुता बन गई, है ना। नैसर्गिक रूप से ये मित्र हैं, तात्कालिक रूप से शत्रु हो गए। अरे यार, जो नैसर्गिक रूप से मित्र हैं उन्हें तात्कालिक शत्रु भी बना लो, लेकिन उनके अंदर भीतर में मित्र भाव समाप्त नहीं हो सकता। ये आप अपने व्यक्तिगत जीवन में भी देख सकते हैं। जो आपके बचपन के दोस्त हैं उनके साथ आपकी, मान लीजिए कभी मनमुटाव हो भी जाए, लेकिन वो मित्रता खत्म नहीं होती। तो ज्योतिष जो है वो ना तो किताबों में है, हाँ, ये हमारे जो शास्त्रीय ग्रंथ हैं ये हमारे लिए एक प्रकार का गाइड के रूप में काम करते हैं। ज्योतिष केवल व्यक्ति की सोच में है। यदि आप ज्योतिष को सोच नहीं सकते तो आप ज्योतिष कर नहीं सकते। मेरा तो ये एक सरल सी धारणा है। हो सकता है क्योंकि मैं बहुत कभी कभी स्पष्टवादी हूं, इसलिए कभी कभी मेरी बातें जो है लोगों को अच्छी नहीं भी लगती, लेकिन मैं क्या करूं, मैं जैसा हूं मैं वैसा ही। आफ्टर ऑल मेरी भी तो एक कुंडली है ना, उसने भी तो मुझे एक रूप में बनाया। उस नियति को मैं कैसे बदल दूं? जी सर, सिंसियरली थैंक्स। आप जितना सिंप्लीफाइड वे में आप बता रहे हैं ना, वी आर हाईली ऑब्लाइज्ड। प्लीज कैरी ऑन। मैं तरुण से रिक्वेस्ट करूंगा, तरुण आप कुछ पूछना चाहें सर से। सर आप एग्जैक्टली वो एंगल बता रहे हो जो, जैसे किसी चीज को, किसी एक थॉट को सोचने की जरूरत है। थोड़ा सा सर सेम फ्लो में आप बताते रहिए, मैं इसके बाद अपने सवाल पूछूंगा, फिर उसके बाद जो है आप सेम इतना अच्छी तरीके से आप बता रही हो, ये जिस्ट है, ये सारांश है हर चीज का बेसिकली। थोड़ा सा सर इसमें और हमको दीजिए, बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है सुनने में। कैसे एलैबोरेशन होती है, उसके इफेक्ट्स बहुत सारे लोगों के अपने अपने तरीके हैं। वो असली में मूल रूप में क्या दे रही है, वो आपको आपकी लॉजिकल एबिलिटी से, आपका उस सोच से जो आपने जैसे बताया, उसी से हमें पता चलता है। एक बार सर इस पे थोड़ा सा और एलैबोरेट करते रहिए सर प्लीज, कि मूल यार रूप देखो, में क्या है इसमें। तरुण ऐसा है भाई, मैं क्लास में भी यही कहता हूँ और यहाँ भी यही कहूंगा कि मुझसे प्रवचन की उम्मीद तो करो मत। जो आपके मन में अगर कोई शंका है, दुविधा है, कोई प्रश्न है, क्योंकि, और दूसरी एक और बहुत बड़ी कमी है मेरे में, वो कमी ये है कि मैं, जैसे लोग खूब तैयारी करते हैं ना हर चीज के लिए पहले से, मैं कभी कोई तैयारी नहीं करता। मैं हमेशा सहज रूप से जैसे है वैसे जो मुझे समझ में आता है वो मैं आपको प्रयास करता हूँ कि अपनी तरफ से समझा। समझ में आए तो अच्छी बात है, ना आए तो भाई मैं क्या कर सकता हूँ, अपनी तरफ से प्रयास ही कर सकता हूँ, वो कर देता हूँ। दशा
कई इसमें खेल हैं। अब कई जगह कह दिया गया कि दशानाथ को लग्न बनाकर कुंडली देख लो। फिर एक दूसरी बड़ी समस्या लोगों ने कई 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 जगह पैदा हो रखी है कि भाई चंद्रमा से भी देखो। आपकी कुंडली कहां से बनती है? लग्न से। वर्ग आपके कहां से बनते हैं? लग्न से। लगन से। लग्न के अंश ही तो है। अगर इसको हम दूसरी भाषा में कहें तो जोडियक में पूरे 360 डिग्री में आपका स्थान क्या है वो केवल लग्न के अंश ही तो बता रहे हैं। चंद्रमा ने तो 2.25 दिन उसी राशि में रहना है। उस 2.25 दिन में पैदा हुए हर व्यक्ति की कुंडली वही दिखाएगी, कोई अलग तो दिखाएगी नहीं। लग्न से हर व्यक्ति की कुंडली अलग हो जाएगी क्योंकि लग्न हर 2 घंटे में बदल जाएगा। चलो, उस लग्न में भी 9 नवांश तो बदलेंगे, तो वो हर लग्न भी अपने आप में अलग हो जा रहा है। नक्षत्रों पर भी बहुत ज्यादा कई लोग अहमियत देते हैं। मैं कहता हूं कि 3 डिग्री 20 मिनट का एक नक्षत्र चरण है, 3 डिग्री 20 मिनट का नवांश है। तो यार पहले नवांश को तो देखना समझ लो। जितना, इसलिए मैंने अभी कुछ देर पहले कहा ना कि अपने आप को जितना जटिल बनाना हो, उलझाना हो, उलझा लो, रास्ता नहीं मिलेगा, गुंजल बन जाएगी, जो राजदीप शायद शुरू में कह रहे थे। गुंजल बनाना आसान है, सुलझाना बहुत मुश्किल। एक पद्धति पुस्तकों में दी है कि दशानाथ को लग्न बना के आप कुंडली को देख लो यार, कोई आपत्ति नहीं है उसमें। चंद्रमा से देखने में भी मुझे कोई आपत्ति नहीं, लेकिन पहले आप कुंडली लग्न से देखो। चंद्र कुंडली को कंफर्मेटरी हॉरोस्कोप की तरह ट्रीट, मुझे लगता है, ये मेरी मानना है, गलत भी हो सकता हूं, लेकिन मुझे मानना है कि मेरा मानना यह है कि चंद्र कुंडली लग्न कुंडली पर हावी नहीं हो सकती। बहुत लोग आते हैं, बहुत बार कहते हैं कि साहब देखो चंद्र कुंडली से कितना साफ साफ दिखाई दे रहा है। अच्छी बात है यार, सब तुम्हारा चश्मा ठीक नंबर का होगा यार, हमारे चश्मे का नंबर बदल गया होगा। लेकिन जो लग्न से नहीं दिख रहा, चंद्र कुंडली सूर्य कुंडली भी है, सुदर्शन चक्र बनाओ ना फिर, लेकिन उनके अर्थ को तो समझो पहले। किस कारण से चंद्र कुंडली को देखना है, किस कारण से सूर्य कुंडली को देखना है। तो जब आप दशा को लगाने जा रहे हो तो आप अपना फोकस जो है लग्न कुंडली पर रखो और उसको समझने की कोशिश। राव साहब शायद 1999 की बात होगी, हम लोग वृंदावन जा रहे थे। 98-99 के आसपास की बात। उस समय गाड़ी नहीं थी मेरे पास, तो टैक्सी से गए, या शायद गाड़ी ले ली थी, घर वाले ने दिल्ली से बाहर ले जाने नहीं देते थे। भाई माता पिता तो माता पिता ही होते हैं ना, उन्हें लगता है कि, और हिंदुस्तान के हाईवे तो हिंदुस्तान के हाईवे, तो तरुण से बेहतर कौन जानता होगा। नहीं, अब तो मैं भी काफी जान गया हूँ यार, 9,500 किलोमीटर कवर किया है अभी पूरा साउथ अपनी गाड़ी से। तो राव साहब ने एक मैन्यूस्क्रिप्ट दे दी कि आप इसको जरा देख लो। मैं ब्रीफ केस पे रख के देख रहा था। कुछ देर के बाद, अब चलती गाड़ी में करेक्शन करना थोड़ा सा आप जानते ही हो दिक्कत हो जाती है। मैंने पराशर होरा शास्त्र थी मेरे पास, मैं पढ़ना शुरू कर दिया। क्या पढ़ रहे हो? मैंने कहा सर ये होरा शास्त्र। क्या देख रहे हो इसमें? क्या सर वो थोड़ा सा दशा वाला चैप्टर देख। अच्छा,
आप इसमें द्विसप्तति समादशा निकाल, मैंने निकाल ली, पढ़ के सुनाया उनको। ये आपकी कुंडली पे भी लगती है, मेरी कुंडली पे भी लगती है। उससे पहले उन्होंने मुझसे कुछ सवाल किए, इस साल में आपके साथ ऐसा हुआ, इस साल में ऐसा हुआ, इस साल में ऐसा हुआ। मैंने कहा हाँ सर ऐसा ऐसा हुआ। फिर कहने लगे कि ये आपकी कुंडली पे भी लगती है, मेरी कुंडली पे भी लगती है, तो अब आप इस पे काम करो। तो मैंने द्विसप्तति पे काम करना शुरू किया। 72 साल की दशा, इसमें केतु की दशा नहीं होती। वहां से जो इंटरेस्ट क्रिएट हुआ दशाओं को समझने का, वो सिलसिला चलता रहा। उसके बाद शताब्दिका हुई, षोडशोत्तरी हुई, द्वादशोत्तरी हुई, त्रिमशठाइनी हुई, तारा दशा हुई, और फिर काल दशा हुई, फिर चक्र दशा हुई, फिर काल चक्र दशा हुई। सब दशाओं पे काम किया। मतलब आज मैं ये कहने की स्थिति में हूं कि काल चक्र दशा का जो गणित का तरीका बाजार में उपलब्ध हर पुस्तक में है, वो मेरी नजर से त्रुटिपूर्ण है, वो तरीका ठीक नहीं है। वो क्योंकि उसमें गणित बहुत ज्यादा इन्वॉल्व है, मैं इन लोगों से रिसर्च करवा भी रहा था, लेकिन वो बीच में थोड़ा छोड़ना पड़ा, क्योंकि हमारे जो आजकल के विद्यार्थी हैं वो जिसे अंग्रेजी में कहते हैं कंप्यूटर सेवी ज्यादा है, हाथ से काम करने में जरा दिक्कत आती है, और वो भी फिर गणित करना पड़े तो और ज्यादा दिक्कत आती है। तो ये जो दशाएं हैं, जिस कुंडली में लग्नेश सप्तम में हो, सप्तमेश लग्न में हो या परिवर्तन हो, उस कुंडली पे द्विसप्तति से बेहतर नतीजा आपको कोई और दशा नहीं दे पाए, ये दावा है। और सबसे अधिक खुशी इस बात की तब हुई थी जब विनय गुप्ता ने, एक राव साहब ने मैरिज पे किताब निकलवाई थी सिंहस्थ गुरु करके, क्योंकि ये एक मान्यता थी कि सिंह का गुरु जो है विवाह के लिए कष्टकारी होता है। तो उसको उन्होंने सिंहस्थ गुरु किताब के माध्यम से उन्होंने समझाने का प्रयास किया था कि ये जो कहा जा रहा है ये ठीक नहीं है। उस पुस्तक में करीब 40-45 कुंडलियों पर ये दशा लगती थी, और विनय ने उन कुंडलियों पर अप्लाई करके फिर मुझे फोन किया कि यार ये दशा तेरी 100% काम कर रही है। और आज मैं ये दावे से कह सकता हूं कि दशा के जो नियम है, यदि आपने ढंग से समझ लिए तो ऐसा हो सकता है, वैसा हो सकता है, वो स्थिति बिल्कुल नहीं है। 100% नियम आपको काम करते दिखेंगे। आप प्रयास करके देखो। अब बिल्कुल मैं सर। ब्लाइंड टेस्ट बताइए। करा देता हूँ। आप ही लोगों ने जब ज्योतिष पढ़ना शुरू किया था तो आपकी दशा का संबंध आपके 5वें 9वें से था या नहीं था, बता दो। बिल्कुल था सर। करेक्ट सर, एब्सोल्युटली करेक्ट। अब इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। पंचमेश और गुरु दोनों। पंचम शिक्षा है और नवम धर्म और गुरु है। इनका संबंध क्यों नहीं मिलेगा आपको? जब आपने पहली बार काम करना शुरू किया, व्यवसाय या नौकरी या कुछ भी, तो आपकी दशा का संबंध उस समय दूसरे, 10वें और 11वें भाव से रहा होगा। इसके बाहर हो ही नहीं सकता। हंड्रेड % एप्लीकेशन है। इट इज नॉट कि हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, वो वाली स्थिति नहीं है। ज्योतिष में अगर आप कॉन्सेप्ट को समझ गए तो आपकी रीडिंग सेफली ओवर 90% होगी। यदि आपने कॉन्सेप्ट को नहीं समझा, आप रूढ़िवादी ज्योतिष में फंसे रहे, जैसे आजकल बहुत होता है यार। अब मतलब
हो सकता है अच्छा ना भी लगे सुनने में, लेकिन क्या करें। जैसे राव साहब कहा करते थे कि कुंडली से अगर राहु मंगल शनि निकाल दें तो ज्योतिष भूखे मर जाएं, ज्योतिषी। फैक्ट है वो भाई। राहु मंगल शनि, और मंगल के साथ मंगली दोष भी जोड़ दिया। अब यार 12 भाव हैं कुंडली के, और 5 भावों में मंगल बिठा के आपने मंगली दोष बना दिया, यही है ना। और दक्षिण भारत को जोड़ लो तो छठा भी जुड़ गया, तो आदि सृष्टि तो मांगलिक हो गई। तो आदि सृष्टि के जो पति पत्नी हैं वो सब विधुर या विधवा हो जाएंगे क्या? तो किस रूप में इसको हम मतलब समझें कि यार ये कैन इट बी पॉसिबल, संभव है क्या ये? तो हम क्या करते हैं, हम उसको एक अंधविश्वास मानकर या अंध रूप से उसको हम उसके पीछे पीछे चलना शुरू हो जाते हैं। और उदाहरण के लिए हमें पंचांग में लिखी हुई कोई इबारत या कहीं और किसी किताब में छपी हुई कोई चीज मिल जाती है जिसको हम अपने प्रोटेक्शन के लिए उसको सामने कर देते हैं। दिक्कत वो नहीं, पहले उसको समझो तो यार। अब किसी व्यक्ति को जीवन भर मंगल की दशा ही नहीं मिल रही, प्रॉमिस कब फ्रक्टिफाई होता है? बड़ी सिंपल सी बात है ना ये। कुंडली में प्रॉमिस तो सभी देखते हैं, हम भी देखते हैं, आप भी देखते हैं, लेकिन उसके फ्रक्टिफिकेशन के लिए, यानी उस जो कुंडली में जो आपको बताया गया है उसको सिद्ध होने के लिए क्या क्या देखा जाता है? कब होगा ये आपके जीवन में कब घटेगा? संतान आपके जीवन में कब होगी? विवाह आपके जीवन में कब होगा? नौकरी आपके जीवन में कब लगेगी? क्या देखते हैं उसके लिए? दशा का टाइम, दशा देखते हैं। वो प्रॉमिस तो आपकी कुंडली में आपके जन्म से लेकर आपके मृत्यु तक वो प्रॉमिस तो आपकी कुंडली में ही है। वो तो एक पोस्ट डेटेड चेक है, एम्बार्गो लगा हुआ है उसके ऊपर। एम्बार्गो को हिंदी में क्या बोलेंगे मैं नहीं जानता यार। उसमें जैसे शर्मा जी को शायद थोड़ी बड़ी उम्र के लग रहे हैं, कहना तो नहीं चाहिए पर कह रहा हूं, मेरे जैसे। बाकी तरुण और ये राजदीप तो अभी मतलब जवान आदमी है, इन्होंने तो कभी कैश में सैलरी ली नहीं होगी। हम लोगों ने तो कैश में सैलरी ली, फिर चेक से ली। तो चेक मिल जाता था 26-27 तारीख को, लेकिन उसके ऊपर लिखा रहता था नॉट टू बी एनकैश्ड बिफोर 31st या 30th। बिल्कुल ठीक। उसको कहते हैं एम्बार्गो। तो ये जो प्रॉमिस है हमारी कुंडली का, ये एम्बार्गो के साथ उसको कैश करने की ताकत दशा के पास। तो खैर, और बताओ क्या जानना चाहते हो यार? सर ये आपने बहुत अच्छा बताया। मेरा एग्जैक्ट क्वेश्चन यही था सर कि बहुत सारी टेक्निक्स बहुत सारे लोग प्रैक्टिस करते हैं, तो कौन सी ऐसी कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, जैसे आपने अभी जस्ट हमको बताया कॉन्सेप्चुअली हमको देखना चाहिए कि कॉन्सेप्ट क्या चल रहा है, उसके पीछे लॉजिकल इंटरफेस क्या है। तो कुछ ऐसे स्नैपशॉट टेक्निक्स या कुछ ऐसे स्नैपशॉट तो जिनसे जो हम देखते हैं ऐसी कोई स्नैपशॉट टेक्निक ज्योतिष में होती नहीं। बेसिकली मेरा क्वेश्चन ये है कि लॉजिक कैसे उस पर ढूंढा जाए, किस तरीके से लॉजिक अप्लाई करना स्टार्ट करें जो हमको उसका फ्लो पैटर्न पता चले साथ में करके। सुरजीत, मैं अभी थोड़ी देर में कॉल करता हूँ यार, एक ऑनलाइन चल रहा है कुछ। देखो यार, 3 चीजों को हमेशा पकड़ के रखो। सबसे पहले स्वामित्व, फिर स्थिति, फिर संयोग, प्लेसमेंट, ऑस्पेक्ट एंड कंजंक्शन, है ना। राव साहब ने पैरासीटामोल की गोली दे रखी है सबको, इससे बेहतर और कुछ नहीं है समझने के लिए। जैसे हर बीमारी में डॉक्टर सबसे पहले आपको पैरासीटामोल खिला देता है, वैसे ही हर कुंडली के हाथ में आते ही सबसे पहले पीएसी को एग्जामिन करो। पीएसी
के साथ एक लॉर्डशिप और जोड़ लो। लॉर्डशिप, प्लेसमेंट, एस्पेक्ट एंड कंजंक्शन। दशा को बिना लॉर्डशिप के हम नहीं देख सकते। वो डिसाइड करता है तो रास्ता। प्लेसमेंट, एस्पेक्ट और कंजंक्शन वो डिसाइड करते हैं कि उस रास्ते में हमें कितने कष्ट आने वाले हैं या कितनी सुविधाएं मिलने वाली। दृष्टि परस्पर हो तो बेहतरीन है। परस्पर दृष्टि संबंध जब बनता है तो वो करीब करीब युति का ही काम करता है। जैसे दो ग्रह साथ में बैठे हो, दो ग्रह यदि परस्पर दृष्टि संबंध बना रहे हो आपस में, तो वो युति का काम करता है। करीब उसी प्रकार से उसका फल मिलता है। हालांकि इसमें अलग लोगों की अलग सोच हो सकती है, लेकिन मेरा मानना यह है कि जब तक आप सोचोगे नहीं तब तक आप ज्योतिष में तो कुछ नहीं कर पाओगे। बाकी हर जगह आप कर सकते हो, तारे यहाँ जोड़ लो, वहां तक काट लो, वो सब कर लोगे सोच से, लेकिन ज्योतिष में कुछ नहीं कर पाओगे। बाकी रही बात ये कुंडली में देखने के बाद, यदि आपने दशानाथ का नवांश में बल नहीं आता तो आप फिर गफलत कर जाओगे, वहां फिर दिक्कत हो जाएगी आपको। आपने जो राव साहब की जितनी भी आपने किताबें पढ़ी होंगी, उन्होंने जितना अहमियत लग्न कुंडली को दी है उससे अधिक अहमियत उन्होंने नवांश को दी। लेकिन हम क्या करते हैं, हम लग्न कुंडली में ही फंस जाते हैं। फिर दूसरी एक चीज और है तरुण, इसमें दिक्कत ये है, राव साहब का एक नियम था, बी रिजिड इन फॉलोइंग क्लासिक्स बट बी लिबरल इन इंटरप्रिटेशन। क्यों था वो? खैर समझाते भी थे क्लास में कि भाई वो लोहार था तब, अब इंजीनियर हो गया। अब तो मैकेनिक को भी आप मैकेनिक नहीं बुला सकते यार, है ना। पहले मिस्त्री कहते थे, अब उसको मिस्त्री कह के तो देखो। तो समय के साथ स्थितियां बदलती हैं। वो अगर आपने अपने आप को उस रूप से इवॉल्व नहीं किया तो आप पीछे रह जाते। अब बड़ी एक हम ही लोगों ने क्रिएट की हुई है यार, इसके लिए दोषी भी हम ही। सातवें में शनि हो तो विवाह में विलंब हो जाता है, हम ही लोगों ने क्रिएट किया हुआ है ना। पढ़ा भी होगा, हो सकता है पढ़ाया भी किसी को आगे, पर ये चीज नहीं सोच पाते कि शनि यदि अपने सप्तम में, अपने भाव में हो या अपनी उच्च की राशि में हो और उसकी दशा आपको समय से मिल रही हो, तो विवाह में विलंब क्यों होगा? हजारों कुंडलियां आपको मिल जाएंगी, शनि सातवें में होगा और 20-22 साल तक की उम्र में शादी हो गई होगी। तो गलत कौन है? ज्योतिष गलत नहीं है, हमारा समझने का तरीका गलत। सातवें में शनि है, ठीक है, अब 9 ग्रह हैं, 12 भाव हैं, कहीं ना कहीं तो कोई बैठेगा। लेकिन अगर सप्तम में शनि है, मान लीजिए अपनी राशि में भी नहीं है, मैं कहता हूं कि चलो जो भी आप उसको जितना निकृष्ट करना चाहो कर लो, समय पर उसकी दशा आपको मिल गई तो विवाह क्यों नहीं होगा? यदि वो
मान लीजिए किसी कारण से बिगड़ा हुआ है, पिटा हुआ है, या जो भी आप भाषा इस्तेमाल करना चाहें उसमें कर सकते हैं, जिस रूप में समझना चाहें समझ सकते हैं, उसका काम है पीड़ा देना। कहाँ पीड़ा देना? विवाह में पीड़ा देना। तो पहले विवाह होगा तभी तो पीड़ा आएगी। और लोग जो है प्रश्न करना शुरू कर देते हैं कि साहब ये शनि तो इतना पीड़ित था, फिर इसने विवाह क्यों करा दिया? अरे यार, संतान से कष्ट होना है आपको, तो पहले संतान आएगी तभी तो कष्ट भोगोगे। बड़ी सरल सी बात है, लेकिन समझने में हम लोग उस रूप में नहीं समझ पाते। हो सकता है मैं भटके तो नहीं हम विषय से। सर इतनी सरलता से आपने बताया है, मतलब प्लीज, मतलब इतना मैं भाव विवोर सा हो रहा हूँ बिल्कुल। बहुत यूजफुल नॉलेज है सर ये। जो होना चाहिए, जो समझने के लिए चीज की जरूरत है, नॉलेज की जरूरत है, एग्जैक्टली ये वही है सर। यार देखो, वहीं रहने दो, इतना भी मत चढ़ाओ कि गिरने में कष्ट हो। सर बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं और सर। आपके तो शब्द हमारे लिए एक ग्रंथ के बराबर हैं, और ऐसा हम नहीं, सब लोग ऐसा बोलते हैं, ये बेशक अब आप इस बात को स्वीकार करें। लेकिन मैं ये कहूंगा कि आज जो हम चर्चा कर रहे हैं, मन ऐसा करता है इसको ना समाप्त किया जाए, लेकिन क्या है कि समय की मर्यादा, और आपका समय भी बड़ा महत्वपूर्ण है। आपने जितना समय हमें दिया है वो शायद हमारे लिए कम है, लेकिन हम इसको कंटिन्यू करेंगे आगे किसी दूसरे सेशन में भी। मैं तरुण जी की और शर्मा जी की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, और किसी नए विषय के साथ हम जरूर आपसे मिलेंगे। लेकिन जो आज आपने हमें एक एक शब्द बताए हैं, वो शायद हमें लगता है कि हम तीनों का ही ज्योतिषीय भारतीय विद्या भवन के साथ करीब 6 साल का अटैचमेंट है, वो शायद हम 6 साल में भी ना सीख पाए जो आपने अभी हमें हार्डली 45 मिनट्स या 30 मिनट्स में बता दिया। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम फिर आएंगे, फिर आपको थोड़ा सा हमारे साथ आना पड़ेगा, कनेक्ट करना पड़ेगा किसी नए विषय के साथ। सर बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। चलो यार, बहुत शुक्रिया जल्दी अगर, मिलेंगे दोबारा। धन्यवाद सर, थैंक यू सर। चलो बिल्कुल अगर ऐसा लग कुछ रहा है सर, समझ इतना में रिच आया, एक्सपीरियंस आपने हमारे को इतनी अच्छी तरीके से सर इसका अवगत कराया है सर। भाई अगर समझ में आ गया तो अच्छी बात है, वरना मैं तो अब कोशिश ही कर सकता हूँ। चलो, थैंक यू बहुत सर, अच्छा लगा। थैंक यू, प्रणाम थैंक सर। यू, थैंक यू। थैंक यू। थैंक्स।